नमस्कार बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम लोग यूपीएसआई में मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज, है ना। और परसेंटेज के थ्रू हमारा जो क्लास चल रहा है उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय जो है जब लगातार कम या वृद्धि होता है, इस टाइप के सवाल मैं आपको करवा रहा था पिछली क्लास में, जब लगातार कम या वृद्धि हो। लेकिन आज की जो क्लास हमारी होने वाली है उससे आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आय व्यय पे आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। अभी तो जीएस वाली इस पे स्ट्रीम हुई है शायद जी, शेड्यूल अभी कर रहे हो। अभी तो लाइव वाले सेक्शन में मैथ वाली क्लास नहीं दिख रही सर। हो गई है स्ट्रीम, ऊपर पोस्टर में सर का ही दिख रहा है ना। चलिए भाई, सब लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने सारे बच्चे हैं सब लोग लाइव जुड़िए, स्टार्ट किया जाए भाई। अभी उस पे बहुत सारी जगहों पे हमें लगता है कि जीएस वाली क्लास शो कर रही, इसलिए बच्चे जो है आ नहीं पाए। भाई एक बार एप्लीकेशन आप लोग क्लोज करके बंद, मतलब क्लोज करके ओपन करिए सब लोग। ओपन करिए, सब लोग आ जाइए। चलिए, दुर्गेश जी आ चुके हैं और अंकेश यादव, सर्वेश यादव, सारे बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है अंकेश जी, सर्वेश जी, चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बाकी लोग आते रहेंगे, अब शुरुआत करते हैं थोड़ी देर में। अभी सारे लोग ओपन करेंगे जैसे जैसे आते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन आज का शुरुआत किया जाए, लगाया जाए, पहला क्वेश्चन लगाया जाए बोर्ड पे। देखिए, लगातार कमी या वृद्धि वाला सवाल तो कल कल वहां तक हो गया था। आय व्यय आज शुरू करना, कल वाला सारा सवाल हो गया था। कल वाला सारा नहीं होता तो और क्वेश्चन हो। कल का कितना क्वेश्चन बचा है? 5। कल का 5-6 सवाल। चलिए उसको तब दिखा दीजिए फिर। वैसे काम भर का हो गया, 1-2 सवाल और लगवा देते हैं, 1-2 सवाल दिखा दीजिए बस। रुद्र प्रताप जी गुड इवनिंग, शुरुआत करते हैं। वैसे लगभग हो गया था, बस 1-2 सवाल बचा हुआ है। जब लगातार कमी और वृद्धि वाले में 1-2 सवाल बचा है, उसको दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चीजों को बढ़ाते हैं। राम कुमार जी दिखाइए क्वेश्चन बच्चों को। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिएगा। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, ये वाला तो करवा दिया था कल, 22.5%, ये तो हो गया था। नेक्स्ट, साढ़े, ये सब तो हो गए थे सर, 17 नंबर भी हो गया था। आगे आगे सो करिए, हमें लगता है कि 20, 18, 19 तक हो गया था। अगला सो करिए। 1 मिनट बच्चों, बस हम लोग शुरू कर रहे हैं। थैंक यू रत्नेश जी, आप लोग के सपोर्ट में सब कुछ हुआ। नेक्स्ट, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को आप देखिए, लिखा है एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। इसके पहले वाला कल हो ही गया था, है ना। हाँ, तो एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है। अब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाना है, गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, उल्टा सवाल यहाँ बन रहा है। गोले का आयतन
सवाल पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। लिखा है गोले का आयतन, गोले के आयतन में जो वृद्धि हो रही है बच्चों, ये उल्टा सवाल बन रहा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा लाजवाब सवाल आपके लिए बढ़ रहा है। तो गोले के आयतन में जो वृद्धि हो रही है वो 119.7%, 119.7% ये आयतन की वृद्धि है। लेकिन हमें बताना है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि उल्टा सवाल है, हमें समझाना पड़ेगा। एक बार आप समझिए, उसके बाद आप लगाने की कोशिश करिए। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की होगी? तो आप सभी लोग यहाँ पे देखिए, आयतन में वृद्धि दिया है लेकिन वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है गोले का, बच्चा थोड़ा ध्यान देना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो गोले का होता है बच्चों वो होता है 4πr²। तो 4πr² बोले तो 4πr² अगर बोले तो यहां से 4π ये कांस्टेंट है, यानी कि जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बनेगा वो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r² पे। तो अभी हमें पहले r निकालना पड़ेगा और जब तक हमें r नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आइए चीजों को समझते हैं। अब देखिए, आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन हमारे पास, हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रारंभिक 100 था तो ये 100 से 119.7 बढ़ गया। देखिए 100 इसलिए मान रहे हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा आसान रहे, आगे चल के हमें घनमूल भी निकालना है, ठीक है। तो 119.7% बढ़ा, तो 100 में जब बढ़ाते हैं तो 100 में सीधे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 219.7। ये आयतन 100 से 219.7 आ गया, दशमलव को हटाइए तो आयतन जो बन रहा है वो 1000 से 2197 बन रहा है, ये आयतन है। लेकिन आयतन से हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो एक बात आप ये समझ लीजिए, जो आयतन होता है, आयतन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 4/3 πr³, यानी कि 4/3 और पाई ये आपका कांस्टेंट है, ये सीधे r³ के प्रोपोर्शनल होता है। उल्टा अगर हम r निकालें तो r प्रोपोर्शनल टू ये घन हट जाएगा, तो आयतन का हमें निकालना पड़ेगा घनमूल। थोड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे, उल्टा चीज चल रहा है। आयतन जो होता है वो त्रिज्या के 3 घात पे डिपेंड करता है, आयतन त्रिज्या के 3 घात पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम त्रिज्या की बात करें तो घन हट जाएगा, तो घन हट करके देखिए ये घन हट के आयतन का घनमूल निकलेगा। यानी कि अगर हम बेटा त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे देखें तो त्रिज्या का अनुपात हमारे पास क्या आएगा, हम इसका क्यूब रूट निकाल लें घनमूल, आयतन का घनमूल, तो 1000 का बेटा 10 आएगा। 2197 जो है ना, आपको पता है कि ये 13 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 13। तो हमारी त्रिज्या जो है वो 10 से बढ़कर के 13 हो रही है। अब अगर हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो आप देखिए 100 से 169 तक आपका वक्रपृष्ठ बढ़ गया, यानी कि 69 बढ़ रहा है सीधे सीधे 100 के ऊपर। और 100 के ऊपर जो वृद्धि होती है उसको सीधे सीधे हम परसेंटेज में बोल लेते हैं। तो हमारा जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 69% बढ़ेगा। इस तरह से आप इस सवाल को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा तो एक बार फिर से देखेंगे। आयतन मान लेते हैं पहले 100 था, फिर 119.7 बढ़ा। जब 100 माना जाता है तो 100 में जोड़ के बढ़ाते हैं, तो 119.7 100 में जोड़ देंगे, इतना हो गया। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, ये आयतन का अनुपात हो जाएगा। और जब आप आयतन का घनमूल निकाल देंगे तो त्रिज्या का बनेगा, तो आयतन का घनमूल निकालेंगे, उल्टा चलेंगे, त्रिज्या आएगा। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो 10 का वर्ग 100, 13 का 169, 100 से 169 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, 69%, यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 69% इंक्रीज कर जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 69%। ठीक है बच्चों, चलो भाई देख लो, सब लोग बताओ समझ में आया। सर्विस रीजनिंग की क्लास चलेगी बच्चे, लेकिन मामला ये है कि गुरुजी जो है थोड़ा सा घर गए हैं, उनका पर्सनल घर पे कोई दिक्कत थी, तो आज शाम में आ जाएंगे, कल से क्लास चलेगी। ठीक है, कल से क्लास चलेगी। रीजनिंग वाले सर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आपको हो रही हैं, लेकिन वो कल आ जाएंगे, मतलब कल के आज शाम में ही आ जाएंगे और कल से आपकी क्लास चलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, अगले को आप देखिए। तो बेटा ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया है, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी।
तो बेटा ये तो डायरेक्ट mn फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। रिजल्ट आपका देखिए दोनों चीज बढ़ रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि कुल वेतन हम लोग निकाल कैसे सकते हैं? तो कुल वेतन हम लोग निकाल सकते हैं मजदूरी और गुणे कार्य का समय। मजदूरी प्रति घंटे मजदूरी आप कह सकते हैं। मतलब अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी आदमी को 20 रुपए घंटे के हिसाब से मिल रहा है और वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी मजदूरी हमारी कितने रुपए हो जाएगी? 160 रुपए। अब कहा गया कि मजदूरी जो है कुछ परसेंट बढ़ गई। सपोज दैट आपसे कहा गया कि मजदूरी जो है ना, वो मजदूरी हमारी जो है 20% बढ़ गई। तो 20% बोले तो 20 का 20% बोले तो 20% का मतलब बेटा होता है, वैसे जनरल आपको समझाता हूं, 1/5 होता है। तो 1/5 बढ़ गया मतलब 5 चौक 20, मजदूरी हमारी 24 रुपए प्रति घंटे हो गई और कार्य का समय 25% बढ़ गया। तो 25% बोले तो 1/4, तो 8 का 1/4 निकालेंगे बच्चे तो 2 बढ़ेगा, यानी कि ये 2 बढ़ गया। तो अब हमारे पास अगर ये 2 बढ़ गया तो 8 से 2 बढ़ करके देखिए ये 25% मतलब 1/4 होता है। 1/4 के नाम पे हमारे पास 2 आ रहा है। 2 अगर हम बढ़ाएंगे तो यानी कि मजदूरी हमारी 10 हो जाएगी। अब हम प्रति घंटे मजदूरी 24 रुपए बढ़ा के ले लिए, क्योंकि 20% का मतलब 1/5। प्यार से समझिएगा, 20% अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये 1/5 यानी कि 4 बढ़ेगा तो 24 रुपए हो जाएगा। और ये कार्य का समय अगर हम 25% बढ़ाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 25% बराबर 1/4 यानी कि 2 बढ़ के 10 हो गया। अब हमारी मजदूरी कितने रुपए आएगी? 240। 160 से 240 हो गई तो मजदूरी हमारी कितनी बढ़ी? तो 14 में से 6 चला जाएगा, 80 रुपए बढ़ा। और अगर हम वृद्धि का परसेंटेज देखें तो वृद्धि का परसेंटेज हमारे पास 80 रुपए मजदूरी बढ़ रही है। कहां से बढ़ रही है? 160 से, गुणे में हम कर देंगे 100। 80 दूना 160, आप कह लीजिए कि ये मजदूरी आपकी ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ी है? 50%। तो कुल मिलाकर के हमारा जो वेतन है, कुल मिलाकर के वेतन वो 50% बढ़ा है। इस चीज को हम mn से भी कर सकते थे कि अब देखिए ये 20% बढ़ा तो प्लस 20, गुणा में करके कार्य का समय भी 25 बढ़ रहा है तो प्लस 25 हो जाएगा। फिर mn 20 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां से 20 पंचे 100, 5 पचे 25 आ जाएगा और ये 25 5 30 20 कितना परसेंट? ये देखिए डायरेक्ट आपका आ गया कितना परसेंट? 50। तो इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप उत्तर निकाल सकते हैं। 15% और 20% का mn फार्मूले से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग लगा भी दिए हैं। यहाँ पे 38% आ रहा है बच्चों का, 38 सही है। जहां डाटा सिंपल हो बेटा वहां डायरेक्ट mn लगाया करो, हमेशा रेशियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सा भी देखो कि डाटा कॉम्प्लिकेटेड है तो रेशियो बना करके करो। तो डायरेक्ट आप लोगों ने तो यहाँ पे बना ही लिया है 38, बहुत बढ़िया। दुर्गेश का आ गया, रत्नेश का आ गया, सर्वेश का आ गया, ठीक है। मैं इसको, आपने तो mn से बनाया, मैं इसको रेशियो बना के भी बता देता हूं। 15% बोले तो बेटा ये हो जाता है 5 3 15, 3/20 यानी कि 20 से बढ़कर के 23 हो गया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। 20% बोले तो 1/5 बेटा, यानी कि 5 अगर हमारा शुरुआत में था तो 5 का 20% 1 बढ़ के ये 6 हो गया। तो 20 पंचे बेटा ये 100 हो गया और 23 छक्का हो गया 138। 100 से 138 हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट हमारा कितना परसेंट बढ़ रहा? 38। 100 पे जो वृद्धि होती है उसे सीधे प्रतिशत में बोल देते हैं, तो प्रतिशत हमारा 38% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, 38 सही है, ठीक है। 38 इज राइट आंसर, 38 सही है, बिल्कुल सही है सबका। लिखा है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के खर्च के समान स्तर को बनाने के लिए मुझे अपनी खपत को कितना कम करना पड़ेगा? बहुत ही लाजवाब सवाल, इंपॉर्टेंट लगाइए सब लोग, इंपॉर्टेंट लगाइए। ये बहुत ही लाजवाब और दमदार सवाल है, इंपॉर्टेंट आप लोग लगाइए इस पे, ठीक है। लिखा है कि चाय की कीमत में वृद्धि हुई है। पहले आप मुझे ये बताइए कि चाय का जो कुल खपत होता है, कुल खपत का मतलब टोटल कंजम्पशन, ये कुल खपत जो होगा चाय के समान स्तर को बनाने के लिए खपत को कितना प्रतिशत? एक सेकेंड, कुल खर्च पहले हम लोग देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर
समझते रहेंगे आराम से। मूल्य गुणे मात्रा। मूल्य गुणे मात्रा का मतलब ये हुआ टोटल कंजम्पशन और ये प्राइस। तो अगर हम यहां से मात्रा की बात करें बेटा, अगर हम यहां से पता करें कि कितनी मात्रा में चाय खर्च हो रही है, तो कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर में हम प्राइस यानी कि मूल्य से भाग कर देते हैं। कुल खर्च का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में हम प्राइस से भाग कर देते हैं, तो यहां से मात्रा भी निकल के चली आती कि कितना मात्रा। अब देखो इसको मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि मान लेते हैं कि आपके घर में, मान लेते हैं कि आपके घर में 200 रुपए की चाय आ रही है, 200 रुपए की चाय। मान लेते हैं आपके घर में 200 रुपए की चाय आ रही है, टोटल 200 रुपए की चाय है, और आपके यहां चाय 50 रुपए किलो मिलती है, 50 रुपए किलो मिलती है। तो आप मात्रा कैसे निकालेंगे, आप इसका कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर मात्रा इसकी जो चाय की हमें मिलती होगी वो 200 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस 50 से भाग कर दो, तो आप कहेंगे सर हमें इस चाय की मात्रा कितने किलो मिलती होगी? 4 किलो। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में देखिए क्या क्या आंकड़े हमें दिए हैं। दिया है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, प्राइस बढ़ गई, प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई। 20% बोले तो 1/5, यानी कि प्राइस हमारी 5 से 20%, 5 से बढ़कर के हमारी प्राइस 6 पे चली गई। ये प्राइस हमारी 5 से बढ़कर के 6 पे चली गई। अब ये कहा जा रहा है कि चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का खर्च, मतलब पूरा जो खर्च है टोटल एक्सपेंडिचर जो है, कुल खर्च हमने सिर्फ 15% बढ़ाने का निर्णय लिया है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर 20 से हमने बढ़ाने का फैसला लिया 23 पे। आप आराम से सुनिए, सवाल थोड़ा सा तगड़ा है, पहले एकदम आराम से समझिएगा। ये कुल खर्च है, ये बेटा कुल खर्च है, ये कुल खर्च है और ये इसका मूल्य है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम खपत की बात करें, अगर हम मात्रा की बात करें कि कितना मात्रा हमने यूज किया है, अगर हम मात्रा की बात करें, खपत की बात करें, खपत बोल लीजिए या मात्रा या कंजम्पशन बोल लीजिए, ठीक है। तो अगर हम मात्रा की बात करें तो कैसे निकलेगा? आप देखिए मात्रा निकालने के लिए मैंने कहा कि कुल खर्च में हमें जो भी उस समय प्राइस चल रहा है, जो भी हमारा मूल्य चल रहा है उससे भाग कर देना चाहिए। तो कुल खर्च हमारे पास 20 रुपए है, अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो ये मात्रा आ जाएगा, और ये मात्रा हमारी आ जाएगी 23 बटे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आप तिरछा गुणा करके रेशियो को सिंप्लाइज कर सकते हैं, तो 20 छक्का 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23 पचे 115, यानी कि हमारी खपत 120 से 115 पे चली जाएगी। आप इसको चाहें तो और काट करके और छोटा कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। तो ये 24 से 23 की तरफ हमारी मात्रा जा रही है, तो मात्रा हमारी एक कम हो रही है। यानी कि अगर हम खपत में कमी कहें तो खपत यानी कि मात्रा में, खपत मात्रा बात बराबर की है, खपत में कमी 1 की हो रही है बटे 24 गुणे 100, तो 1/24 बोले तो 4 सही 1/6%, यानी कि हम इसकी खपत को कितना परसेंट कम करें? तो 4 सही 1/6% कम करें। 4 सही 1/6 बोले तो आपका ये बन जाएगा 4.2 समथिंग, है ना, क्योंकि 6 करने 6 4 10, 6 छबक 36, 4.16 बोले तो आप ये कह लीजिए 4.16 का मतलब यही कह लीजिए कि आपका लगभग 4.2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है। अभी आप लोग को थोड़ी सी इस सवाल को लगाने में तकलीफ हुई होगी, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। खपत यानी कि कंजम्पशन, कुल खर्च में प्राइस यानी कि मूल्य से भाग कर दीजिए, तो सी बराबर कुल टोटल एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। ये खपत निकालने का तरीका है, ठीक है। तो अब कुल खर्च की अगर बात करें तो कुल खर्च जो हमारा यहां पे हो रहा है वो कुल खर्च 15% बढ़ रहा है।
कुल खर्च 15% बढ़ने का मतलब आप ये डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 से 115 पे आप चले जा रहे हैं, या आप 15% को फ्रैक्शन में बदलिए तो ये होता है 3/20। मतलब हमारा कुल खर्च 20 से बढ़ करके कहां पे चला जा रहा है, 23 पे चला जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मूल्य की, प्राइस की बात करें, तो प्राइस हमारा 20% सिर्फ बढ़ रहा है, यानी कि 1/5 बोले तो 5 से बढ़ करके हमारी प्राइस 6 पे जा रही है। अब यहां से अगर आप खपत निकालना चाहते हैं तो खपत का जो अनुपात बनेगा वो या तो आप भाग करिए टोटल खर्च में मूल्य से भाग करिए, यानी कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 200 रुपए की चीनी आती है और उसका मूल्य 50 है, तो खपत निकालना है तो 200/50 करिए। वैसे यहां 20/5 करिए, या तो मैं आपको और सस्ता तरीका बताऊं कि आप ऐसे तिरछा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो तिरछा गुणा करने का मतलब ये हुआ कि पहले इधर से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 छक्का 120 आ जाएगा, और यहां से 23 पचे 115 आ जाएगा। ये तिरछा गुणा भी आप इसको करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, थोड़ा खपत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आप काटेंगे, 5 से काटेंगे 24 और ये 5 से काटेंगे 23, यानी कि एक की कमी आ रही है, एक की कमी आ रही है 24 के ऊपर खपत की, तो गुणे 100 यानी कि 4 से ही 1/6। तो 4 से ही 1/6 का मतलब ये हो जाएगा कि 4 पॉइंट जो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 2 10 4.2 है ना, 1/6, 6 करने 6 4.16 से समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको 4.2 मान करके चल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन 4.2 हो जाएगा। क्या हुआ, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं? एक बार कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या हुआ, आपको समझ में आया या नहीं आया। आया, थोड़ा सा दमदार सवाल था। हाँ, खपत निकालने के लिए तिरछा गुणा करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, तिरछा गुणा करिए, या पूरा मैंने जो समझाया इस चीज को समझिए। खपत निकालने के लिए कुल खर्च में आपको भाग करना पड़ेगा जो भी मूल्य होगा। एमएन फार्मूला इसमें लगाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ में आप आ जाएंगे, उस टाइम आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एमएन फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। आया, ठीक है। एमएन फार्मूला आपको बता दूं कैसे लगाएंगे। अब इसमें देखिए, कुल खर्च ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड हमें पहले से दे दिया गया है कि कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। आप सवाल में पढ़िए तो बोला है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, मूल्य 20% ये वाला बढ़ा है। मात्रा घटाना है, ये नहीं पता कितना परसेंट घटाना है, मात्रा x% घटाना है, और टोटल चाय के समान स्तर को रखने के लिए खपत कितना परसेंट कम करना होगा। सर क्वेश्चन और छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पे खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा जिससे कुल खर्चे पर, यहाँ पे कुल खर्च में कह रहे हैं कि कुल खर्च में, अपने खर्च में सिर्फ 15% बढ़ाने की बात हो रही है, यानी कि कुल खर्च हमारा 15% बढ़ा है। तो ये देखिए डाटा ऐसे बन रहा, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि कुल खर्च 15 बढ़ रहा है, मूल्य 20 है, मात्रा घटानी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुणे x बटे हो जाएगा 100, 20 25 100 हो जाएगा। ये आपका 15 उधर चला जाएगा और चीजें इधर चली जाएंगी, तो x प्लस x/5 बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा।
बच्चों अब आवाज आई? मैच कराइए। अब आवाज आ गई, देख लीजिए। यस सर, ठीक आ गई। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो एम भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इधर वाला हो गया ना सब, चाय वाला, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पे आय व्यय पे हम लोग आ गए हैं, ऑल इज वेल, चलिए बढ़िया है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग बनाइए, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। हेडिंग बना लिया आप लोगों ने? देखिए होता क्या है, आप सभी को पता है कि आय बराबर होता है व्यय और प्लस बचत। इनकम, टोटल इनकम आई बराबर एक्सपेंडिचर व्यय प्लस सेविंग बचत। सभी लोग लिख लेंगे आय बराबर जो हमारी कमाई होती है, जितना रुपए हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, और जितना बचाते हैं उसके जोड़ के बराबर है। और बेटा ये भी जान लीजिए कि अगर आप बचत निकालते हैं तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। बचत का मतलब हुआ सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये दो फार्मूले आपको अपने दिमाग में लेकर के चलना है, इन्हीं दोनों के ऊपर मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहली बात समझ लेंगे, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। जैसे बाबू लोग ये समझ लो कि आप 80 रुपए खर्च करते हो और आप एक दिन में 60 रुपए बचाते हो, इसका मतलब कितना रुपए आपने कमाया था, 140। 80 रुपए आपने खर्चा, 80 रुपए आपने खर्चा कर दिया और 60 रुपए आप बचाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो खर्चा 80 रुपए आपने खर्चा किया और 60 रुपए आप बचाए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 140 रुपए आप कमाए थे, ठीक है। और मान लीजिए उल्टा कि आपने 140 रुपए कमाया और 140 में से 80 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो बचत आपकी कितनी आई, 60 रुपए आई। ये बात आपको समझ के चलनी है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपके लिए होंगे, इन्हीं दोनों पे आपको काम करना है, ठीक है। अब ये आपने नोट कर ही लिया होगा, उसके बाद हम लोग इसके सवाल की स्टार्टिंग करते हैं। कैसे कैसे सवाल बनेंगे आपके, 3 से 4 टाइप के सवाल इसमें बनेंगे बच्चों। 3 से 4 टाइप के सवालों को हम 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। पहला सवाल बोर्ड पे लगा हुआ है। देखिए लिखा है कि राधा अपने वेतन का 400% नहीं है, 40% है बच्चे। 40% आप इसको बना लीजिएगा, 400 नहीं है, 40% बनाइएगा। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो बाबू लोग सबसे पहली चीज इस सवाल में हमें यह ताड़ना है कि हमें सवाल में दिया क्या है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमें सवाल में बचत दिया है। अगर बेटा बचत दिया है सवाल में, तो हम पूरा फोकस सवाल में बचत निकालने पे करेंगे, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू दी रहती है उस पे एक एक नियम लगाना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। यानी कि अगर हमें सवाल में बचत दिया है तो हम पूरे सवाल में बचत को ढूंढेंगे। तो बचत कैसे निकालेंगे, कुल खर्चे को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कमाई 100% में से घटा देंगे। यानी कि बेटा अगर हम कुल खर्च की बात करें तो आप सभी लोग देखेंगे राधा कहां कहां खर्च करती है। पहले 40% राधा उड़ाती हैं, फिर 40% के बाद 20% मकान मालिक को देती हैं,
आप देख पा रहे हैं 20% मकान मालिक को राधा दे रही हैं। उसके बाद राधा क्या कर रही हैं, उसके बाद राधा 10% जो है 10% मनोरंजन और 10% परिवहन, 10% मनोरंजन और 10% परिवहन की बात करें तो 40 20 60 10 70 10 80, यानी कि राधा 80% खर्च कर दी। ये आपका मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। तो राधा की बचत कितनी हो जाएगी, तो आप सब कहेंगे सर ये 100% टोटल माना जाता है, उसमें से 80% राधा उड़ा दी, तो राधा बचाई कितना 20%। और जो ये 20% हमारा बचा है वो राधा 1500 रुपए बचा रही हैं। इसलिए 100% बच्चे तो 100% देखिए ये 5 गुना बढ़ रहा है, तो इसको भी 5 गुना आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 पचे 75। डायरेक्ट अगर आपको कहीं मौका मिल जाए तो डायरेक्ट आप खींच दिया करिए। जैसे 20 से 100 बन रहा है परसेंट में, तो 5 गुना बढ़ रहा है, तो इधर भी 5 गुना बढ़ जाएगा बाबू लोग। और अगर आप एक एक नियम लगाएंगे तो भी चीजें होंगी, लेकिन एक एक नियम से बेहतर है कि आप अपने दिमाग को चलाते रहें, जिससे जहां भी मौका पड़े आप उड़ा सकें सवाल को। ठीक है, तो 7500 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ 40% मान के लगा दिया हम, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। 7500 एलिजिबल, ठीक है, सबका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी लोग का बेहतर है, आइए नेक्स्ट। बोर्ड पे लगा हुआ है अगला सवाल बच्चों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खाने पर, 20% किराए पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपए आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपए बचा है तो उसकी आय क्या होगी। अब देखिए ये आदमी कहां कहां खर्चा कर रहा है, तो इसकी बचत पहले आप निकाल लीजिए बच्चों। तो इसकी बचत अगर आप निकालते हैं तो 100% हमारी टोटल कमाई होती है। इसमें से जहां जहां ये बंदा खर्चे कर रहा है वहां वहां का आप निकाल दीजिए। तो ये 25 20 10, 25 20 कितना हो जाएगा बेटा 45, और 45 10 कितना हो जाएगा 55, यानी कि ये 55% खर्चा कर देता है, तो ये 45% बचाएगा। हाँ, ये 45% जो बचाया उसमें से 75 रुपए आयकर देने के बाद 465 रुपए बचा, यानी कि 45% जो बचाया था उसमें से भी 75 रुपए आयकर दे दिया, तब जाकर के 465 रुपए बचा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, और चाहे आपका 45% जो बचा था उसको पूरा 45 रहने दीजिए, और ये जो 75 रुपए आयकर दे रहा है इसको मत दीजिए। भाई आयकर तब दे रहा है जब 45% बचा है, उसमें से 75 रुपए आयकर ना देंगे तो इसी में जाके जुड़ जाएगा। यानी कि आप इस लाइन को डायरेक्ट ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 7 13, 1 14, 4 1 5, 540 रुपए। आप ऐसे भी कह सकते थे आयकर नहीं देंगे, 75 रुपए बच जाएगा जो 45% के बराबर है। तो बेटा 100% अगर निकालेंगे तो पहले 1 पे गणना करेंगे, 540 बटे 1 पे करेंगे तो बटे 45, और गुणे में कितना हो जाएगा 100। 9 पचे 45 हो जाएगा बच्चे, और 9 छक 54 आपका बनेगा। 5 से आप काटोगे बेटा तो ये 20 आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि ये आदमी कितने रुपए कमाता है 1200। तो 1200 इज राइट आंसर, 1200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में बैठ रही है, 1200 राइट आंसर आएगा। ठीक है, 1200 इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 1200 हमारा एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल लिखा है कि अपनी मासिक आय में से जतिन, अपने मासिक आय में से जतिन जो है वो 8% बिजली बिल, 4% कुकिंग गैस, 10% मोबाइल बिल पर भुगतान करता है, 400 रुपए केवल बिल पर भुगतान करता है, शेष बचत करता है। ये देखिए दुनिया भर का लिखा है। तो मासिक आय में से जतिन 8% बिजली, 4% उधर, तो 8 4 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22% पूरा पूरा खर्चा कर दिया। अब 400 रुपए केवल बिल पर भुगतान करता है और शेष धनराशि बचाता है। तो भैया इधर अगर आप देखेंगे तो 8 4 12 10 22 का खर्चा हो गया। अगर 22 का खर्च हो गया, आप देखिए अगर खर्च हमारा 22% टोटल हो गया तो हमारे पास बचत कितने की आएगी। आप कहेंगे सर 100 में से 22 को निकाल दो, 100 में से 22 को निकाल दोगे सर, तो 100 में से 22 निकालोगे, 10 में से 2 8, 9 में से 2 जाएगा
78% हमारे पास बचा, उसमें से 400 रुपए इसने और खर्चे, और 400 रुपए और जो खर्चे, उसके बाद 400 रुपए और जब इसने खर्च किया, देखो लिखा है कि 400 रुपए केवल बिल पर भुगतान करता है। यार एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। कुकिंग गैस बिल पे 10%, मोबाइल बिल पर भुगतान करता है, एवं 400 रुपए केवल बिल पर। हाँ ठीक है, 400 रुपए केवल बिल पर भुगतान करता, केवल बिल का मतलब अलग कोई खर्चा है। और इसके बाद इसके पास जो है वो 38,600 रुपए बच रहा। तो ये 78% बराबर इधर उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39,000। बस खत्म है। 100% बराबर हमारे पास हो जाएगा 39,000 बटे 78 गुणे में 100 हो जाएगा। 39 सेकंड ने 39, 3 जीरो 39 दूना 78, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 50 के बाद 3 जीरो और 50 के बाद 3 जीरो का मतलब ये आदमी अपने महीने में कितने रुपए कमा लेता है? 50,000। तो 50,000 रुपए ये आदमी और कमा लेता है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसकी कमाई 50,000। 50,000 राइट आंसर है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर इंक भर दीजिएगा इसमें अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के। नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो भाई बता दीजिएगा, और नहीं प्रॉब्लम है तो आप आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो शेष वाले सवाल आ रहे हैं। शेष वाले सवालों को कैसे हम लोग करेंगे, इस सवाल में पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे लगा है। शेष वाले सवालों को कैसे करेंगे, जब शेष में से खर्च किया जाए। देखिए शेष में से खर्च करने का मतलब यह हुआ कि जब बचत में से खर्चा किया जाए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का, सवाल हम पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% अपने बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को, शेष का 10% ट्रस्ट को दान करता है। अब उसकी बचत 10,800 है, तो उसकी कुल संपत्ति तथा सबकी अलग अलग धनराशि भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं शेष वाले सवालों को। एकदम कंसंट्रेट हो जाइएगा आप सभी लोग, समझाता हूं मैं, आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 20% अपने बड़े पुत्र को। तो बच्चों होता क्या है, इस सवाल का दो तरीका होता है। पहला तरीका हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हम इसकी टोटल इनकम को x मान लेते हैं। बच्चे ध्यान देंगे आप सभी लोग, हम टोटल इनकम को बेटा x मान लेते हैं। अब x में से ये 20% अपने बड़े वाले बेटे को देगा, तो x में से अगर 20% दे देगा तो हमारे पास 80% संपत्ति बचेगी। यानी कि अब हमारे अकाउंट में अगर हमने 20% बड़े वाले बच्चे को दे दिया तो हमारे पास जो भी था उसका 80% बचा। अब यहीं से समझना आपको, जो हमारे पास 80% बचा, अब हमें आगे चल के छोटे वाले बेटे को ये 80% के नाम पे जो कुछ भी अमाउंट आएगा उसमें से बंटवारा करना है। यानी कि 80% के नाम पे जो कुछ भी हमारे पास बचा, अब वही हमारा टोटल है। वही हमारा क्या माना जाएगा बेटा? टोटल है। यानी कि किसी को देने के बाद जो शेष होता है, अगर आगे चल के शेष का बंटवारा करना है तो जो शेष बची हुई राशि होती है, अपने दिमाग में आप मान लीजिए कि वो जो शेष बची राशि होती है वो पुनः टोटल मान करके बांटी जाती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका 80% के नाम पे जो कुछ भी बचा है वो अब आपका टोटल है। अब सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपए होते, सपोज दैट आपके पास 10,000 रुपए होते बेटा, और 10,000 में से आप 20% किसी को दे देते तो 80% के नाम पे आपके पास 8,000 रुपए बचते। और आगे जब आपको बंटवारा करना होता तो आप 8,000 में से ही बंटवारा करते। यानी कि अब आप 8,000 का 30% अगले बंदे को देते तो 8,000 का कितना परसेंट आपके पास बचता? 70। मतलब हमारे कहने का मतलब आपके पास 5600 रुपए बचता। फिर उस 5600 रुपए में से अगर आप 10% ट्रस्ट को दे देते तो जो भी बचा वो आपका टोटल 100% बना जाएगा। 10 देंगे तो 90 बचेगा, यानी कि 9 छक 54,
9 पचे 45 और 5 50, आपके पास 5040 रुपए एट लास्ट में बचते। कहने का मेरा मतलब ये है बेटा, कहने का मेरा मतलब ये है, आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो भी बचता है उस बचत को पूरे परसेंटेज में आपको ध्यान रखना है कि आगे फिर से दोबारा बांटने के पहले उसको 100% मान लेते हैं, यानी कि 80% के नाम पे जो बचा इस शेष का माने गुड़ा, और जैसे ये का वाला गुड़ा लगेगा आपको ध्यान रखना है कि पीछे बचा हुआ समस्त डाटा फिर से 100% हो जाएगा। या आप कह रहे होंगे सर 80 को आप 100 कैसे बोल दे रहे हैं, तो मैं 80 को 100 नहीं कर रहा हूं बच्चे, 80% के नाम पे जो आ रहा है, जो बच रहा है, अब हम उसे बांटने जा रहे हैं, और जब जब हम बचत को बांटने जाएंगे उसको हम 100% यानी कि अपने आप में टोटल मानेंगे। तो 80% के नाम पे जो भी इसके पास बचा था उसका वो 100% अपने दिमाग में लेंगे, उसमें से 30 फिर चला जाएगा तो हमारे पास 70% बचेगा। अब 70% के नाम पे जो बचा शेष का माने क्या कहेंगे, गुड़ा, उसका माने गुड़ा कर देंगे, फिर 10% इसका चला गया तो 90% बचा, और सब मिला जुला करके हमारे पास 10,800 रुपए बचा। ये हमारा पहला मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे आपका 0 से 0 सब कटता चला जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 9 दूनी 18, और 10,800 कितना है डाटा भाई, और 8 से काट लेंगे हम लोग तो 8, 9 एक 9 एक 10, 9 दूनी 18, 00, 8 से काटेंगे, 8 एक 8, 4 12, 8 पंचे 40। मुझे लगता है कि कहीं पे डाटा मैंने गलत यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक सेकंड देख लेते हैं बचत कितना है, 10,800 है भाई। तो काट देंगे आप, 9 एक 9 एक 10, 9 दूनी 18, 1200 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, थोड़ा दशमलव में बन जाएगा, डाटा कहीं से थोड़ी सी मिसप्रिंट हमें लग रही है, एक सेकेंड रुक जाएंगे। दस हजार यार 80 होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आप 10,080 इसको करिएगा, 10080 करिएगा, 10,080 करिएगा, एक सेकेंड कट नहीं रहा, 10,080 बना देते हैं, डोंट वरी। वो प्रिंटिंग में हमें लगता दिक्कत हो गई, ठीक है। 10,080 आप इसको बनाइए, चिंता मत करिए, ठीक है। तो 9 एक 9 एक 10, 9 एक 9 एक 10, 9 दूनी 18, 7 से काटेंगे, 7 एक 7, 4 11, 7 6 42, 8 से काट देंगे आप, 8 दूनी 16। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 20 उधर है और 3 जीरो इधर से लग जाएंगे, यानी कि हमारे पास टोटल इनकम जो थी वो कितने रुपए थी, 20,000। ये टोटल इनकम 20,000 रुपए थी। अब यहां से अगर हमसे ये पूछा जाए, इस पे 3 सवाल फ्री में बन रहे हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा बड़े पुत्र का हिस्सा, एक एक चीज समझते रहेंगे। तो बड़े पुत्र ने सीधे सीधे 20,000 रुपए में से अपना 20% ले लिया था, यानी कि बड़ा वाला बेटा 4,000 रुपए का मालिक बना। लेकिन जो छोटे वाले के बारे में आप बात करेंगे तो छोटे वाला जो पाया है, यहां पे मैं लिखता हूं, थोड़ी सी जगह है, तो छोटे पुत्र का हिस्सा हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो 20,000 रुपए का अमाउंट था, उसमें से 20,000 रुपए के अमाउंट में से सबसे पहले हमने क्या किया कि बड़े वाले को 20% दे दिया। तो 20,000 रुपए का टोटल हमारे पास नहीं बचा, बल्कि 80% बचा है, और उसमें से जो भी बचा है उसका 30% आप छोटे वाले को दे देंगे। तो 8 दूनी 16, 3 48, यानी कि छोटा वाला 4800 रुपए का मालिक बनेगा। और अगर हम बात करें ट्रस्ट के हिस्से की, तो आप सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, ट्रस्ट का हिस्सा सीखते रहेंगे, मजा आएगा। तो ट्रस्ट वाला डायरेक्ट पैसा नहीं पा गया बच्चों, ट्रस्ट वाला तीसरे नंबर पे पैसा पाया, यानी कि हमारे पास 20,000 रुपए में से पहले हमने 20% दिया बड़े वाले को, तो हमारे पास इसका 80% बचा। जो बचा था उसमें से फिर 30 हमने दे दिया, तो इसका 70 बचा, और अब 70 जो बचा था उसमें से 10% हमने ट्रस्ट वाले को दिया। तो यहां से आपके 2 2 4 जीरो कट जाएंगे, ये आपके 2 जीरो और कट जाएंगे बच्चों। तो 8 7 56 दूना 112, यानी कि 1120 रुपए
ट्रस्ट का हिस्सा बना, तो 1120 रुपए ट्रस्ट का हिस्सा बना। अगर छोटे पुत्र का हिस्सा आप पूछे तो 4800, और बड़ा वाला तुरंत 20% पा गया तो बड़ा वाले को तुरंत दे देंगे। लेकिन छोटा वाला 20,000 में से पहले बड़े वाले का 20% गया तो 80 बचा था, वो बचे हुए में से 30 पाया था, और ट्रस्ट वाला बड़े छोटे को देने के बाद जो बचा था उसका 10 पाया, यानी कि बड़ा गया तो 80 बचा, फिर छोटे का गया तो 70 बचा, अब जो बचा उसका 10% ट्रस्ट वाला पाया। तो ये एक के साथ आपके 3 फ्री सवाल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बड़े पुत्र का 4000। ठीक है, बिल्कुल काट पीट के मैंने बना दिया है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मैं आपको एक दूसरा मेथड रेशियो वाला भी यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, ये पहला मेथड आपका हो गया एक्स मान के सवाल बनाने वाला, ये भी बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन इसके अलावा आप रेशियो मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार बचत में से खर्चा हो रहा है, तो ये सक्सेसिव वाला रूल चलेगा, यानी कि खर्च के ऊपर खर्च हो रहा है तो क्रमागत वाला रूल चलेगा। और जहां लगातार चीजें बढ़ती घटती हैं वहां हम एमएन फार्मूले के बजाय ऐसे भी रेशियो बना के भी कर सकते हैं, एमएन से भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। सुनिए रेशियो बताता हूं। ठीक है, एक बार और बता दें। ठीक है, एक बार एक्स मान के लगाना बेटा, वीडियो पड़ी रहेगी, सुनो। 20% दिया तो 1/5, 30% दिया तो 3/10, 10% दिया तो 1/10, यानी कि 5 अगर इसके पास था तो 5 का 20% 1 दे दिया तो 4 बचा। फिर 10 अगर इसके पास था तो उसमें से 10 का 30% 3 दे दिया तो 7 बचा। फिर अगर 10 था तो 10 का 10% 1 दे दिया, यानी कि हमारे पास कितना बचा, 9 बचा। तो ये हमारी जो होती है ये इनिशियल है, ये इनिशियल वैल्यू है, और ये जो रेशियो होता है ये फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो बनाएंगे। तिरछा कटे तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, दहम 250 आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 नवैया 126। ठीक है, और इसको और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट देंगे तो ये आएगा 125, और ये 2 छक 12, ये 63 आएगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल वैल्यू जो हमारे पास बच रही है ये है, और जो प्रारंभिक मान था ये है। ठीक है, फाइनल वैल्यू 63 यूनिट जो हमारी बच रही है, वो 63 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में दिया है 10,000, कितना दिया है 80। तो 1 यूनिट की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट हमारे पास हो जाएगा 10,080 बटे हो जाएगा 63, 9 सते 63, 9 एकन्ने 9 1 10, 9 एकन्ने 9 दूनी 18, 7 से काटेंगे 7 एकन्ने 7 4 11, 7 6 42, 160 आएगा। इसलिए 125 यूनिट पूरा अगर आप निकालते हैं तो 125 यूनिट बराबर आ जाएगा 160 और गुणे 125। ठीक है, 1 यूनिट पे 160 है तो यहां से हो जाएगा 16 पच्चे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 करने 16 4 20 हो जाएगा। एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 20,000 रुपए आ जाएगा, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक कमाई 20,000 थी, और अंतिम जो हमारे पास बचा था वो 10,080 रुपए 63 यूनिट पे बचा था। ठीक है, रेशियो से बता दिया। जो 63 लास्ट में बचा उसकी वैल्यू 10,800, यानी कि 160 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी 160 गुना आप बढ़ा लीजिएगा। 160 गुना बढ़ाएंगे तो ये प्रारंभिक कमाई 20। तो ये इनिशियल वैल्यू होती है और ये फाइनल वैल्यू होती है। तो फाइनल वैल्यू जो बची हो 63 रेशियो 10,080 है, तो 1 यूनिट निकालिएगा, 1 यूनिट 160 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बोलो रेशियो से आया कि नहीं आया? रेशियो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पर काम करता है, यानी कि प्रारंभिक मान और काट काट के आप अंतिम मान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक और अंतिम मान पे काम करेगा, और शेष के ऊपर शेष, शेष के ऊपर शेष, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेशियो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, चलिए, लिखा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग पे खर्च करता है, 30% मकान किराए पर, 2940 शेष बचते हैं। तो 12.5%
बोले तो बेटा हो जाएगा 1/8 खर्च करता है। 30% बोले तो आपके पास 3/10 खर्च करता है। तो आप यक्स मान के लगा सकते हैं 8 में से 12.5 यानी कि 1 खर्च किया तो 7/8 बचा। फिर 10 में से 30 खर्च किया तो 3 खर्च किया तो 7/10 बचा। और बराबर बचा कितना? तो सवाल में कहा जा रहा है कि इसके पास जो बचा है वो 2940 रुपए बचा है। 2940। 7 से 7 चौक 28, 1 29, 7 दूनी 14, 7 छक 42 और यहां से हो जाएगा x बराबर 80, 8 छक 48 यानी कि इसकी कमाई जो बनेगी वो 4800। वेरी इजी। 4800 4800। अरे सब लोग आंसर करिए। वेरी इजी, बहुत आसान है। 12.5 खर्च करेगा यानी कि 1/8 खर्च कर देता है। तो 8 में से 1 खर्च किया 7 बचा। फिर 10 में से 30% के नाम पे 3 खर्च किया तो 7 बचा। बराबर सब मिला जुला के 2940 बचा। बोले सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप इसको रेशियो से भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बच्चों और इस तरह से भी कर सकते हैं। रेशियो से भी आप प्रेजेंटेशन देंगे तो ऐसे ही कुछ आंकड़े आपके बनेंगे। ठीक है, कोई एक पकड़ लो, एक्स मान के लगाओ, ज्यादा सही रहेगा, आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी। और बाकी अगर आप अभ्यस्त हो चुके हैं तो 8 का 1 खर्च कर देगा 7 बचेगा। 10 में से 3 खर्च कर देगा 7 बचेगा यानी कि ये 80 हुआ और ये 7 सत्ते 49 हुआ। अब यहां से ये फाइनल वैल्यू जो 49 पे है वो ये कितने रुपए बचा रहा? तो सवाल में बोलता 2940। तो 49 से आप काट दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 1 29, 7 दूनी 14, 7 छक 42 यानी कि 60 गुना बढ़ेगा। तो 60 गुना बढ़ने का मतलब ये हुआ 8 छक 48। 60 गुना बढ़ने का मतलब 8 छक कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, ठीक है, एक्स मान के ज्यादा सही रहेगा। चलिए, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। 7.5 मतलब ये हुआ 7 सही 1/2% खर्च कर दिया। तो 7.5% बोले तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15/2 परसेंटेज हटाएंगे बच्चों तो ये 5 3 15, 5 ये 3/40 समथिंग आ जाएगा। 3 बटे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, फिर आगे लिखा है शेष राशि का 75% खर्च किया। 75% का मतलब हो गया 3/4। प्रारंभिक x मान लीजिए 40 का 7.5% 3 खर्च किया तो 37/40 बचेगा। 4 में से 3 खर्च किया तो 1/4 हुआ। और इसके बाद इसके पास जो फाइनल बच रहा है वो कितने रुपए बच रहा है? 370 रुपए बच रहा है। एकदम आराम से लगाइए, देखिए 1 सेकंड का काम है। 37 दहाम और ये हो जाएगा बेटा 4 चौक 16 के बाद आपका 00 1600 रुपए आ जाएगा। सबका आंसर 1600 आना चाहिए। 1600। ठीक है, अरे खींच के लगाओ, अब क्या पढ़िए यार, अब कौन दिक्कत पड़ रहा है तुमको? 1600 खींच के लगाओ बच्चों, खींच के लगाओ, आदत बनाओ। देखो इसलिए इतनी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, सारे सवाल हमारे पास हैं। ठीक है, ये पूरा परसेंटेज आप पढ़ लेंगे ना तो कोई सवाल बचेगा नहीं बच्चों, एक भी सवाल बचना नहीं है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का भगवान बना देंगे आपको, इतना पढ़ा देंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में उससे बाहर डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में उससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है जो भी चीजें हैं बहुत ढंग से पढ़ेंगे, आपको कोई चिंता की बात नहीं। बाकी यूट्यूब पे जो क्लासेज हुई हैं उनको भी आप पढ़ डालिए। यहाँ तो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आप पहले से प्रिपेयर किए रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा है उसको देख डालिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं और पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाया जाएगा फिर वही चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसलिए आप बढ़िया से पढ़ डालिए। और इसके अलावा यूट्यूब पे आपका सिंप्लीफिकेशन, करड़ी, घातांक, सारी चीजें मैंने एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से करवाया है, वहां से आप देख लो। बाकी मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वहां से भी देखे रहोगे तो आपको ज्यादा जल्दी हो जाएगा समझने में। ठीक है, चलो लिखा है मनोज अपनी आय का 14 सही 2/7% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 16 सही इतना 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 दुनिया भर का लिखा हुआ है। ये सवाल बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? पहले ये बताओ मुझसे, आंसर करो सब लोग। डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। यक्स का 14 सही 2/7 माने 1/7 खर्च किया तो बचेगा 6/7 गुड़े 16 सही 2/3 1/6 खर्च किया तो 5/6 बचेगा।
33 से 1/3, 1/3 खर्च किया तो 2/3 बचेगा। 20% खर्च किया, 1/5 खर्च किया तो 4/5 बचेगा। उसकी मासिक बचत 3600 रुपए। सवाल खत्म। ऐसे पढ़ते पढ़ते खत्म किया। 6 पंचे 30 दूना 60, 60 से 1 0 काटेंगे, 6 चौक 36, 4 से काटेंगे बेटा 15। खत्म सवाल। देखिए यक्स बराबर 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, 90 तिया 270, 270 गुणे 7 पचे 35। ठीक है, अब यहां से आपका इकाई पे 0 आएगा, इसका गुणा कर लीजिए, जो भी हो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इकाई पे 0 आएगा, जो भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। देखिए आंसर 9450 रुपए। ठीक है दुर्गेश बच्चा, गुणा कर लेना, कर लेना। बताओ कुछ है? लगातार शेष वाला सवाल है, इसमें कुछ है? बताओ आप लोग, इससे आसान कुछ अब हो सकता? बताइए। ये सब जिसपे आप डरते थे, जिसपे आपको भय लगता था, वो सब आपके साथ सेकंडों के सवाल बन चुके हैं। बस आपको 2-2 सेकंड में सवाल बना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये सवाल बढ़िया है। अगला सवाल जो लगा है ये बढ़िया है, इसका लेबल बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% एक धर्मदाय संस्था को दान करता है और शेष राशि क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। ध्यान देना कि 30% संस्था को दान करता है, उसके बाद शेष का बंटवारा करना है। यानी कि 30 दे दिया तो 70% बचेगा। अब जो शेष बचा उसमें से 2 लोगों को एक साथ यहां दे रहा है। देखो 30% पत्नी और बेटा, इसके बीच में कहीं शेष की जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि 70% जो बचा है उसमें से जो अगले दोनों खर्चे हैं वो शेष नहीं है, वो लगातार हो रहे हैं। जोड़ के 30 और 25 एक साथ जोड़ेंगे तो 55 खर्चा हो जाएगा, तो यहां पे 45 बचेगा। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि 30 और 25 जो दिया है, अगर यहां पे शेष लगाना होता तो कहता 30% अपनी पत्नी को देता है और शेष का 25 देता है बेटे को, लेकिन शेष नहीं बोला कि 30-25 मिला के अपने पत्नी और बेटे को एक साथ दे देता है बचत में से। यानी कि आप ये समझ लो बेटा कि 55% देता है तो 45% बचेगा। बाकी धनराशि 3 बेटियों में समान रूप से बांटता है। एक बेटी को 42 लाख, तो बाकी 3 बेटियां हैं, तो 3 बिटिया में से एक बिटिया का जो है वो 42 लाख रुपए बन रहा है। बस सवाल आपका खत्म हो गया। आप काट दीजिए बेटा, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, 7 से इधर काट देंगे, 7 छक 42 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 नवा 45 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इस पार से उस पार अटैक कर सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और डबल 0। यानी कि कुल संपत्ति इस बंदे की कितने लाख रुपए है? 400 लाख रुपए। 400 लाख का मालिक है भाई ये, 400 लाख का मालिक है ये, 400 लाख। बहुत बढ़िया, ध्यान देना। देखो बीच में कितना बढ़िया सवाल लिख दिए हैं कि शेष राशि का क्रमशः 30 और 25 भाग पत्नी और बेटा, यानी कि पत्नी बेटा का 30 और 25 एक में आपका जोड़ के खर्च हो रहा है, उसके बाद शेष आगे कहा गया है। तो अगर बीच में एक साथ कहीं खर्चे हो रहे हैं तो उनको जोड़ के ही आप खर्च कराइए, जब शेष कहें तभी आप शेष निकालिएगा। ठीक है, 400 लाख आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला। चलिए अगला सवाल आप यहाँ पे इसको बनाइएगा। अगला सवाल मैं आपको कल बताता हूँ, और कल की जो क्लास रहेगी वो बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत लेवल की क्लास होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत लेवल की होने वाली है। आप सभी लोग कल की क्लास में बने रहिएगा और इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसके आगे की बात मैं आपसे कल करता हूँ। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, इसका उत्तर जो आएगा वो 80 रुपए आएगा। ठीक है, आपके सामने लगा हुआ है, इसको आप घर पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और कल की क्लास यहीं से शुरुआत करेंगे। देख लीजिए ये हमारा जो सवाल है परिवहन वाला, यहीं से शुरुआत किया जाएगा, और उसके बाद जो है कल हम आपको मैक्सिमम खींच करके आय व्यय खत्म ही कर देंगे। आय व्यय के बाद सीधे सीधे हम लोग जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या, चुनाव, थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है परसेंटेज ना, इसलिए टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके खत्म होने के बाद बहुत तेज आपका खींचेगा, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपसे अपने ही टाइम पे, यानी कि हमारा टाइम जो होगा वो लगभग 6 बजे होगा। अगर रीजनिंग वाले सर
नहीं आते हैं किसी कारणवश से 1% मान लो, तो पहले मैं आ जाऊंगा, लेकिन वैसे उम्मीद है कि कल वो क्लास लेंगे, ठीक है। तो कल क्लास लेंगे, मेरा वही टाइम 6 से लेकर के 7 बजे के आसपास मेरी 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाते रहो बेटे। एक बार यहां पढ़ो, अगर जल्दी में नहीं आपसे हो पाता है तो आप बाद में दोबारा वीडियो देखो और दोबारा से कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से नोट्स बनाओ, वीडियो रोक रोक के एक एक सवाल लिख लिख के बाद में दोबारा लगाओ, तभी आपका काम बढ़िया हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे, ओके। आप अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।